हेलो, वेलकम टू कौटिल्य बलरामपुर यूट्यूब चैनल। कल के वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम उसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। हमारे विकल्प हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास या इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। तो इसमें हमारा विकल्प ए और सी दोनों विकल्प सही है, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, यानी ये चारों आश्रम ये सब वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है। प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम या सामाजिक नियम। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। अग्नि, बृहस्पति, दैओस या इंद्र। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, बृहस्पति। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा, लीलावती, गार्गी या सावित्री। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदेशी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, शस्त्र में, कृषि औजार के अर्थ में, लिपि के अर्थ में या सिक्के के अर्थ में। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, सिक्का। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। कान का, गले का, बाहु का या कलाई का। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, गले का। ऋग वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन का भारत में निशाका जाने जाते थे, यानी निशाका क्या थे, स्वर्ण आभूषण थे, तांबे के सिक्के थे, गाय को कहा जाता था निशाका, या चांदी के सिक्के थे। तो इसमें हमारे विकल्प ए सही है, स्वर्ण आभूषण। बौद्ध जातक ने 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका है। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेदों के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवताओं
इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है एक बटाना से, बोगजकोई से, बेबीलोन से या विशोधन से। तो इसका विकल्प सी सही है, इसका विकल्प बी सही है। अभी जो पिछले प्रश्न में हमने व्याख्या देखी, बोगजकोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने या विवेकानंद ने? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? तो इसमें कोई भी ये प्रश्न यूपी पीसीएस के 2008 में पूछा गया था। देखिए, पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उस समय पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विद्येद माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम राहुगढ़? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, ऋषि गौतम राहुगढ़। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विद्येद माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विद्येद माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग, मगध को, कोसल और विदेह को, कुरु और पांचाल को, मत्स्य या शूरसेन को? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, कुरु और पांचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे, जिसको हब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ या प्रकृति पूजा और भक्ति? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, देवी पूजा में, एकेश्वरवाद में या बलि एवं कर्म कांड में? जिसमें हमारा विकल्प डी सही है, बलि एवं कर्म कांड में। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी या परुष्णी नदी? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, परुष्णी नदी। 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, जो कि आधुनिक रावी नदी है, इसके तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वही सेम ही प्रश्न हो गया। उत्तर क्या है इसका? परुष्णी नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा या देवी तमा एक नदी तमा संबोधित किया गया है? सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, वितस्ता नदी को या यमुना नदी को? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचज से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुवरसु या किकट? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, किकट। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहर्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। किकट इनसे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार, व्यापार, कृषि या शिल्पकर्म? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, कृषि। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ, चावल, चना, गेहूं? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जौ से तादाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, स्वर्णकार, व्यापारी या लोहार? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, व्यापारी। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी लोग करते थे। ऋग्वेद में पणी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट या सूदखोर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा क्या थी? गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, मंत्री परिषद। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? विकल्प है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा, समिति, विधाता और या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, सभा। सभा, समिति एवं विदध ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसमें आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में ये वैदिक संस्कृति से जुड़े लगभग सारे प्रश्न खत्म कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।